हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पेपर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन है आपको जहन में, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ला सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से जो है जिस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से हमने ये एग्ज़ाम्स में मतलब इस पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ जानते हैं क्या क्या फैक्ट्स होंगे, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं फिर से कहूँगा, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मेरे गारंटी है कि आप 130 नंबर जो है टच कर पाएंगे। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स के दिन में आखिरी दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जीन पियाजे के अनुसार। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जीन पियाजे के संबंध में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। अच्छे से कवर कैसे होगा? आप इस टॉपिक का जो है थ्योरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको आता भी है जीन पियाजे के संबंध में, आप सोचते हैं कि मुझे एक एक क्वेश्चन मेरा तैयार है, तो भी ज़रूर एक देख लिया करिए, कोई भी अगर वीडियो बनाए तो, ठीक है। तो थ्योरी वीडियो ज़रूर देखिए। उसके साथ जीन पियाजे के संबंध में मैंने आपको कम से कम 50 से भी ज़्यादा जो है जीन पियाजे के संबंध में जितने अब तक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो जीन पियाजे आपका कभी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। सीटेट बहुत एक सामान्य सा पेपर होता है। बच्चे फेल केवल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि जो है उसको पढ़ते नहीं, उसको शब्द का मतलब नहीं पता होता है। अब जीन पियाजे के बारे में अगर नहीं पता है कि उसने क्या दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, उसके सिद्धांत के कितने चरण दिए हैं, तो वो ऑब्वियसली उसको गलत ही करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सही करने के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे जो है चूसना, पकड़ना, देखना, सुनना जैसी जो है बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से अपनी समझ विकसित करते हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। 4 चरण बताए थे बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। उन 4 चरणों का जो नाम है यहाँ पे बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से है। पहला जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसका नाम जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा अगर चूसने जैसी क्रियाएं कर रहा है, अपने बच्चा जो है इस स्टेज में सेंसेस के तौर पे काम करता है। सेंसेस के माध्यम से चूसना, देखना, पकड़ना, स्पर्श करना, तो ये है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे ए है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृतिका जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, ये दर्शाता है। एक क्वेश्चन सीटेट में टॉपिक ये होता है कि इससे संबंध में एक क्वेश्चन आता ही है कि एक बच्चा है जो घर में बात नहीं करता लेकिन स्कूल में बात करता है। या फिर इस सिनेरियो को चेंज कर लेते हैं कि एक बच्चा जो है स्कूल में खूब बात करता है, स्कूल में बिल्कुल बात नहीं करता। टीचर अक्सर कहती है ये तो स्कूल में कुछ बोलती ही नहीं है, हम लोग बात करते हैं तो बात नहीं करती, और घर में खूब बात करती है। तो ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है, ऐसी क्या जो है क्या चीज़ हो जाता है उस बच्चे के साथ जो ऐसी वो बच्चा बिहेव करता है? तो इसका एक सामान्य सा कारण है कि अगर बच्चे को आप उसको बोलने, खेलने, कूदने में रोक टोक लगाएंगे, हर बात पे आंख दिखाएंगे, आप उसे बोलने से पहले उसको टोक देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा जो है थोड़ा सा असामाजिक महसूस करने लगता है। अब उसके दोस्त उससे बात नहीं करते, टीचर से वो बोलती है कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, उससे और भी जो है टीचर भी आंख दिखाने लगती है, तो असामाजिक होता है। बच्चा कोई बातों को जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेता बच्चे की बातों पे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो है वो इसी तरीके से बिहेव करता है। देखिए, आंसर बिल्कुल एक सामान्य है, ठीक है। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चा खूब बात करे, ये ऐसा कुछ नहीं है। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली है। क्योंकि घर में तो उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि घर में जब भी वो बात करती होगी उसके मम्मी पापा उसे डांट देते होंगे या उसके घर वाले डांट देते होंगे, उसे हर बात बात पे रोकते टोकते होंगे, है ना। और स्कूल इकलौता ऐसी जगह हो रही है
जहाँ पे उसको बोलने का पूरा मौका मिलता है, उसको खेलने कूदने का मौका मिलता है, उसको कहने का मौका मिलता है, उसको हर चीज़ की आज़ादी मिलती है। शारीरिक विकास जो है बच्चा जो करना चाहता है, जिस तरीके से मतलब कूदना फांदना दौड़ना चाहता है, भावनात्मक वैल्यू उसको मिल रही है। तो इस चीज़ लिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत सामान्य है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सीटेट में सीडीपी में जो है टोटल करीब करीब 25 टॉपिक हैं, और 25 टॉपिक्स जो है अगर आपने वो 25 टॉपिक एक एक करके देख लिया तो सारे टॉपिक्स तो बहुत सामान्य से। अब समावेशी शिक्षा एक टॉपिक है। अब समावेशी शिक्षा में टीचर क्या पढ़ा देगा भाई? समावेशी शिक्षा अगर पता है आपको कि एक वर्ड भी अगर आपको पता है कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, अगर आपको पता है कि मूल्यांकन का मतलब क्या है और मूल्यांकन का मतलब किस तरीके से मूल्यांकन होता है, तो आप आंसर लगा लेंगे। कई बच्चे जो गलत कर देते हैं उनको मतलब ही नहीं पता है। सच ये है कि उनको मतलब नहीं पता कि मूल्यांकन का मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है ना। उनको आगमन विधि का मतलब नहीं पता, निगमन विधि का मतलब नहीं पता, तो क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली वो गलत करेंगे। अब उनसे पूछ रहे हैं कि कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्टेज में बच्चा जो है पुरस्कार और दंड वाली नीति का जो है अपनाता है, तो आपको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से जब बच्चा होता है तो वो गलत ही करेगा क्वेश्चंस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक 25 जो टॉपिक्स हैं उसको देख लीजिए। 30 क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी 20 टॉपिक्स तो कवर कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये टॉपिक्स जो है मतलब पेपर्स जो है सॉल्व करते जाइए, उसके बाद टॉपिक्स भी आपका कवर हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास का निर्धारण का तत्व नहीं है? तो देखिए पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारण का तत्व नहीं है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास कह लीजिए। तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक संचरण, यहाँ संचरण जो आंसर है वो है, इसका तत्व नहीं है। ये किसका है? ये है वाइगोत्स्की का। ये वाइगोत्स्की का निर्धारण तत्व है। क्योंकि देखिए पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 4 चीजें बताई थी। 4 चीजों में एक ये अनुभव भी है, 4 चीजों में मतलब एक अनुभव भी है और संतुलीकरण भी है। लेकिन सामाजिक संचरण जो है वाइगोत्स्की का है। इन्होंने कहा था बच्चे का जो सामाजिक मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति में रह करके होता है। तो यहाँ आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या होता है? तो अभिप्रेरण का मतलब अगर आपको पता है, अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरण कह लीजिए या अभिप्रेरणा कह लीजिए, तो इसका मतलब है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब अगर आपको पता है तो ये एक तरीके का जो एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है ना। तो एक तरीके समझ लो कि किसी व्यक्ति को एक टाइम पीरियड में उसको जो है कुछ अच्छी जुनूनी बातें बता करके बोल करके उसके अंदर एक ऐसा जोश जगा देना जो उसके लक्ष्य को जो है प्राप्त करने में मदद करे। तो यही है सीखने की प्रक्रिया में इस तरीके का मोटिवेशन देना। अगर किसी बच्चे को आप मोटिवेशन देते हैं तो वो क्या करेगा? तो ये होगा पिछले सीखे हुए को नए सीखे से अलग करती है। नहीं, मोटिवेशन तो हमने आपको बताया कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। अगर ये शब्द पता है तो शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए मदद करती है, यह योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मतलब मोटिवेशन बच्चे के अंदर सीखने का इंटरेस्ट जगाती है। ठीक है, रुचि का मतलब है इंटरेस्ट जगाती है। और यह स्मरण शक्ति को पैना करती, मजबूत करती है। तो मोटिवेशन स्मरण शक्ति में कुछ लेना देना नहीं, एक तरीके की ऊर्जा ऐसा भरती है, इंटरेस्ट जगाती है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धि से संबंध में एक टॉपिक भी है पूरा। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंस टॉपिक है। इंटेलिजेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आते हैं। मैंने लास्ट जो हमारा वीडियो है वो इंटेलिजेंस के संबंध में है। मैंने ऑलरेडी जो है पूरे इंटेलिजेंस के संबंधित में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सभी मैंने कराए हैं। वो वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, एक टॉपिक आपका वो भी कवर हो जाएगा। तो ये देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण जो किया था वो है अल्फ्रेड विने ने किया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए, आईक्यू का जो है क्या बोलते हैं आईक्यू का जो है फॉर्मूला है वो किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ये फॉर्मूला जो है किसने दिया था? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? अब देखिए यहाँ पे पियाजे के अनुसार जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता,
तो यहाँ पे जो आंसर है सामाजिक अनुभव या फिर परिपक्वता, गतिविधि और भाषा। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार ये प्रभावित नहीं करता। छठवें का आंसर है डी, ध्यान रखिएगा, छठवें का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण डैश 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 का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। तो अगर आपको पता है कि ब्लूम ने जो है अधिगम के 3 ज्ञान क्षेत्रों की परिभाषित किया था, तो ब्लूम ने कितने अधिगम के लिए जो है 3 ज्ञान क्षेत्र को परिभाषित 3 ज्ञान क्षेत्रों की पहचान की थी। तो पहला जो है वो है संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो 3 गलत हैं, और चौथा जो है संज्ञानात्मक जो है क्षेत्र की पहचान की। उसके बाद जो है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और तीसरा है भावनात्मक क्षेत्र, भावनात्मक जो है क्षेत्र की पहचान की थी, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मन का जो है मानचित्रण किसे कहते हैं, ठीक है। तो मन का मानचित्रण मतलब मन का मैपिंग का पूछ रहा है। तो मन की मैपिंग का मतलब सीधा सीधा है कि दिमाग के घोड़े दौड़ाना, दिमाग में जो है एक तरीके से उथल पुथल करते रहना, सोचना, थिंकिंग जो है एबिलिटीज को बढ़ाना, तो ये है। तो यहाँ साहसिक कार्यों की योजना या मन का मानचित्र बनाना, यह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। जिन लोगों को आंसर सी पता था वो सभी सही है, ठीक है, याद कर लीजिए। और अगर जिन लोगों ने गलत किया उसको नोट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए विशेष रूप से जो है, जो विशेष रूप वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, वो प्राथमिक स्तर पे विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देखिए अगर विशेष रूप से जो है जो बच्चे होते हैं, महंगी चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, सरल और रोचक जो है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाए, या कहानी कथन जो है पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, अक्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तो देखिए आंसर यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। तो यह ऐसा क्या होता है, बच्चे को जो है अगर आप सिखा रहे हैं और उस समस्या को संबोधित करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि जिस बच्चे को जो भी कमियां हैं, जिस बच्चे में कोई भी कमी है, अक्षमता है, जैसे कोई बच्चा मैथ में अच्छा नहीं है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा नहीं है, कोई बच्चा आर्ट में अच्छा नहीं है, कोई बच्चा शारीरिक रूप से मतलब खेल में अच्छा नहीं है या किसी अन्य चीज़ में, तो उसके अनुरूप हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उसके अक्षमता के अनुरूप। जैसे श्रवण, अगर मान लो जो किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तो जो अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो हम उस बच्चे को सबसे क्लास की बेंच में सबसे पीछे बैठाएंगे कि सबसे आगे बैठाएंगे? तो ऑब्वियसली जो है बच्चे को सबसे हम आगे बैठा लेंगे। आगे इसलिए बैठा लेंगे कि अगर उसको सुनने में दिक्कत है तो वो बोर्ड के सबसे पास में रहे ताकि वो देख सके। मैम के पास में रहेगा तो मैम की आवाज़ जो है उसके कानों में सबसे पहले पहुंचेगी और वो साफ़ सुथरी भी होगी और उसे समझना आसान होगा। तीसरा ये होगा कि मैम उसकी किताबों को देखती रहेंगी, तो उस मैम को पता है कि बच्चा जो है श्रवण बाधित है, सुनने में उसको तकलीफ है, तो मैम उसकी किताबों में देखती रहेंगे, कहीं जब भी चीज़ें वो गलतियां करेगा उसको सुधारने का उनको मौका मिल जाएगा, बेटा ये गलत है। तो इस तरीके के विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके, देखने और सुनने वाली जो है पिक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन विशेष रूप से बच्चे के लिए जो है इस तरीके का क्वेश्चन एक टॉपिक के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों से सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो देखिए बच्चों में जो है सृजनात्मकता का पोषण जो है करता है कौन सी चीज? सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया बनाने की क्षमता, कुछ नया इजाद करने की क्षमता। जैसे ऐसे कई बार आपने सुना होगा ना, मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब कुछ आर्ट में अच्छा हो, है ना, किसी भी चीज़ में। क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त सोच वाले होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अमूर्त मूर्त वाला, तो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अमूर्त सोच वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी इमेजिनेशन क्षमता होती है। क्रिएटिव बच्चा इमेजिनेशन पे बहुत अच्छा कार्य करता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब आंसर देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर जो है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धियों के लक्ष्यों पर जो है बल देना, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंक यहाँ पे काट दीजिए। फिर कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है?
अब समाजीकरण एक टॉपिक है, जहाँ पूरा एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, है ना, एक चैप्टर है समझिए। तो समाजीकरण बहुत सामान्य सा है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर समाजीकरण का मतलब पता है कि समाजीकरण क्या होता है ना, और प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण में बच्चा कैसे जो है समाज के नियमों को सीखता है, द्वितीयक समाजीकरण में कैसे सीखता है, तो ये अगर चीज़ें पता है तो आप आंसर इसका तो कभी गलत नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल नंबर पाने वाले जो है होते हैं क्वेश्चंस की, बहुत आसानी से नंबर आपको मिल जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो समाजीकरण जो होता है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो यहाँ पे पहली बात तो यही गलत हो जाता है कि विद्यालय जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारण नहीं है। विद्यालय जो होता है समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है। प्राथमिक कारण जो है वो होते हैं जहाँ से उस बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके नाना नानी, उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं, उसके बाद जो भी आता है आसपास के लोग, आसपास पड़ोस जो है, स्कूल, कोचिंग संस्थान, ये सब जो है द्वितीयक कारक में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, और परिवार जो है समाजीकरण का जो है एक प्राथमिक कारक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक जो है शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो सके, इस चीज का हो सके, या फिर शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का जो है आयोजन किया जाए या इन पर ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें जो है विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो गया, सीखना तभी हो सकता है क्योंकि जब बच्चे वास्तविक दुनिया से लिए गए उदाहरण देखेंगे। जैसे वास्तविक दुनिया से क्या है, अब मान लीजिए बच्चे को आप जो है ईवीएस की क्लास दे रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण के संबंध में आप क्लास 1 ली जा रही है। अब पर्यावरण शिक्षण में बच्चे को जो है प्लांटेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स का काम क्या होता है ना, प्लांट्स ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, प्लांट्स को पानी देने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे, इसकी जगह उसको जो है एक किसी पार्क या किसी गार्डन में ले जा करके एक प्लांट, एक पौधा उगाने के लिए कहिए, मतलब उसको एक पौधा दीजिए, वो जो है गमले में उगाएगा, और उसको ध्यान रखने की उस सारी प्रक्रिया बताइए कि पहले गड्ढा खोदिए, पहले मिट्टी डालिए, फिर उसमें खाद डालिए, फिर एक छोटा सा गड्ढा खोलिए जिसमें जो है पौधा डालिए, फिर उस गड्ढे को पूरा भर दीजिए मिट्टी से, फिर बेटा उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। तो इस तरीके के अगर जब चरण पूरे क्रियाएं को बताएंगे तो बच्चा समझेगा कि क्या क्या प्रोसेस से प्लांटेशन होता है, और फिर उसको जो है ऑब्जर्व करने के लिए कहिए। वो डेली जो है बच्चा जो है उस पेड़ को ध्यान रखने के लिए कहिए, तो डेली उस बच्चे को देखेगा, पेड़ को देखेगा मतलब बच्चा, है ना। तो उस तरीके से जो है जब चीज़ें, तो उसके लिए सीखना जो है एक लंबे समय के लिए होगा, हमेशा के लिए सीखना हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सामान्य सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो सीखी गई जो बात है, स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, जो आपने सीख रखा है, हम छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं कि ABCD जो है उसने याद कर रखी है, लेकिन बीच बीच में वो ABCD भूल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है उसको याद करना, फिर अगर आप बोलते हो कि ABCD सुनाओ, वो ABCD पूरी कोशिश करता है सुनाने की, और वो बीच बीच में भूल भूल करके दिमाग, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे विस्मृति, विस्मृति। ठीक है, तो इसे कहेंगे विस्मृति। मेमोरी लॉस कह सकते हो, लेकिन टेम्परेरी मेमोरी लॉस, ऐसा नहीं है कि परमानेंट मेमोरी लॉस होता है, ये बच्चा कुछ टाइम के लिए होता है। फिर आप जो है एक अस्थाई मदद के साथ जो है एक टेम्परेरी हेल्प के साथ उसको जो है उसको बताते हैं आप, है ना। तो इसको अगर हम वाइगोस्की के नाम पे अनुसार दें तो इसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, बच्चे को एक टेम्परेरी हेल्प मिलती है ताकि उसका कार्य कंप्लीट हो जाए। अब ABCD सुनाते हुए बच्चा अगर बीच में अटक गया तो टीचर उसको बताती है कि बेटा D के बाद क्या आएगा, तो आप वो नहीं बता पा रहे तो मैडम बताती है D के बाद E आएगा बेटा, है ना, व्हाट कम्स आफ्टर E F आएगा, इस तरीके से बताती है। तो वो थोड़ी देर बाद उस चीज़ों को रिकॉल कर लेता है। तो ये इसका फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, तो तर्क की लंबी श्रृंखलाओं की जो है संभालने की क्षमता। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हावर्ड गार्डनर के
बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत जो है गार्डनर ने 9 प्रकार की जो है बुद्धि को डिफाइन किया था। 9 प्रकार की बुद्धि में एक प्रकार की बुद्धि है भाषाई बुद्धि। तर्क और लंबी श्रृंखलाओं को संभालने की क्षमता को कहते हैं मैथमेटिकल जो है इंटेलिजेंस कहा जाता है। तार्किक रीजनिंग कह सकते हैं या फिर रीजनिंग इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे भाषाई है, जिस बच्चे भाषाई बुद्धि उसकी होगी, उस व्यक्ति की होगी जो लेखक होगा, है ना, लिखने पढ़ने वाले होते हैं, जो राइटर होते हैं, इनकी होती है ना। तो जो लंबे लंबे वाक्यों को बोल सकते हैं, शुद्ध वाक्यों को बोल सकते हैं, तो ये शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति जो है इनकी संवेदनशीलता होती है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। और स्वरमान, माधुर्य और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है संगीत वाली जो है इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और दूसरों के बीच ध्यान देने और भेद करने की क्षमता, दूसरों के बीच में ध्यान देने और भेद करने की क्षमता होता है, वो होता है अंतवैयक्तिक बुद्धि। ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरों को जो है उसको होता है इंटर, है ना, तो इंटर होता है, ये होता है अंतवैयक्तिक बुद्धि। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं बच्चे। वैयक्तिक, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली और लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे में से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट में खूंटी में टांग देती है। ये उदाहरण किस चीज़ का है? तो ये सीक्वेंस लर्निंग का है। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस लर्निंग का। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। अब ये क्या विभिन्नता है? तो वाइगोत्स्की और पियाजे ने कौन कौन सा जो है सिद्धांत दिया था, ये तो हम सबको पता होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों के सिद्धांत जो है, एक तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंध में, बस पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए थे, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, पियाजे ने जो है बच्चों के संबंध में कहा था स्वतंत्र रूप से, नन्हे वैज्ञानिक माना था इन्होंने। लेकिन वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताया था कि बौद्धिक, उसमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को महत्व दिया था और उसके बाद उन्होंने भाषा को भी महत्व दिया था। ठीक है, तो इनके भाषा और चिंतन के संबंध में जो है इनके जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। मान लीजिए पियाजे ने जो है इन्होंने कहा था, पियाजे के अनुसार इनका मानना है कि भाषा जो है, ध्यान रखिएगा, भाषा है विचार से पहले आएगी। ठीक है, भाषा जो है विचार से पहले आएगी। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा और विचार जो है जीवन की शुरुआत से ही जो है इन्होंने अलग अलग जो है प्रणाली माना है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि सामाजिक भाषा जो है बच्चे के ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब सामाजिक रूप से जब तक बच्चा उठेगा बैठेगा नहीं, उसका भाषा का जो है विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जो है शिक्षक द्वारा जो है रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो यहाँ पे टीचर जो है रचनात्मक बच्चे की पहचान करना चाहता है, तो क्या तरीका अपनाना होगा? ये देखना कि बच्चा जो है टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, या मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों को प्रभाव में लाना, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जिस तरीके से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। जब बच्चा समस्याओं को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चा क्या होगा? तो बुद्धिमान बच्चा जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान बच्चे का जो है लक्ष्य जो है माना जाता है, लक्षण माने जाते हैं। जो अमूर्त रूप से सोच लेता हो, ये भी बिल्कुल है ना। जो अपसारी सोच वाला हो, ये भी एक बुद्धिमान लक्ष्य। अपसारी सोच का मतलब एक जो है किसी समस्या का, मान लीजिए ये एक समस्या, उसके कई जो है उत्तर दे पाता हो, कई जो है सॉल्यूशंस दे पाता हो। ऐसे बच्चे जो है रचनात्मक वाले भी होते हैं, सृजनात्मक बुद्धि वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, अमूर्त रूप से सोचता हो और वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता हो, तो ये भी बिल्कुल बुद्धिमान बच्चे के जो है। अब मान लीजिए नया परिवेश, किसी भी, ऐसा नहीं है कि वो जगह की बात हो रही है, मान लीजिए कि 4 पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं
और बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, वो पांचवा व्यक्ति जो है उसमें जो है घुसता है और कहता है, और उसी उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरीके से बात करने लगता है, इंग्लिश में बात करने लगता है ना। तो एकदम से वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब कोई अनपढ़ टाइप के हो गया तो वो यूनिक जो है चार लोग उसके साथ बात भी नहीं कर पा रहा है उसको जो है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो देखिए रटना जो है बुद्धिमान व्यक्ति की जो है पहचान नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर है ये गलत हो गया, ठीक है। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन जो है किसका है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो है सृजन करते हैं। बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कहा था, तो ये है पियाजे ने ये सिद्धांत, ये जो है कथन प्रस्तुत किया था। 19वें का जो है ऑप्शन डी है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो है कौन सा जो है स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया है नैतिक किस स्टेज में बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। नैतिकता होती ही नहीं है बच्चे में, ठीक है, नैतिकता जो है मौजूद ही नहीं होती। तो ये स्टेज है पहला स्तर है, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज याद कर लीजिए कि लॉरेंस कोलबर्ग ने एक तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत इन्होंने तीन प्रकार के जो है स्तर जो है दिए थे, ठीक है, 3 प्रकार के चरण दिए थे और प्रत्येक चरण के 2 स्तर थे। याद रखिएगा प्रत्येक चरण के 2 स्तर एक को इन्होंने डिफाइन किया था। तो पहला जो स्तर था, पहला जो कह लीजिए चरण था, इस पहले चरण में बच्चे के अंदर नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, नैतिकता नहीं होती, स्वार्थी होता है। जो भी उसको मिलता है वो जो है, जो भी वो नैतिकता प्रेजेंट करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चों को देखते हैं ना कि चॉकलेट आए पापा, उसको जो है हाफ हाफ किया और वो दीदी को भी दे देता है। वो सिर्फ केवल पुरस्कार और दंड की भावना के पे होता है कि वो दंड ना मिले, उसे मार ना मिले, उसे आंख ना दिखाए पापा, इसलिए वो ऐसा करता है, नहीं तो वो बिल्कुल भी ना करे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। तो किस स्टेज में बच्चे के अंदर नैतिकता आ जाती है? तो ध्यान रखिएगा वो तीसरा स्टेज है जहां पे बच्चे में नैतिकता आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे एक होता है कि नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, या फिर कहते हैं एक और जो क्वेश्चन पूछता है इसी स्टेज में कि नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है। बाहरी कारण जैसे कि एक चॉकलेट लेके आए पापा और पापा ने कहा चलो बांट के खाना, तो ये नैतिकता जो आई उसके अंदर, और उसने तोड़ी चॉकलेट और अपनी सिस्टर को या अपने भाई को दे दी, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन हुई कि नैतिकता उसको बाहर से जो है पापा ने उसको दिखाया, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्ड स्टेज में नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, या फिर कह लीजिए नैतिकता उपस्थित हो जाती है। बच्चा अंदर से ही जो है सही और गलत की पहचान भी करने लगे, नहीं कि मुझे आया है तो मैं बांट के खाऊंगा ऐसे। तो ये होती है नैतिकता की उपस्थिति यहाँ पे होती है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक टॉपिक कवर कर लीजिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ समृद्ध है? तो सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे, या मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो यहाँ पे जो है एक टीचर जो है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है, तो इसको कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक टीचर जो है, टीचर में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो जो है एक टीचर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होना चाहिए? वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, या शिक्षण पद्धति जिस तरीके से वो पढ़ाता हो ये चीज़ होनी चाहिए, विषयों का ज्ञान होना चाहिए, मैथ पढ़ाता हो मैथ का ज्ञान होना चाहिए, साइंस पढ़ाता हो साइंस का ज्ञान होना चाहिए, या फिर अति मानक भाषा जो है पढ़ाने की दक्षता, मतलब बहुत अच्छी भाषा में पढ़ाता हो, बहुत अच्छी ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलता हो, बहुत हिंदी में भी बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता हो, या पढ़ाने की जो है रुचि, उत्सुकता, एनर्जी के साथ पढ़ाता हो। तो देखिए प्राथमिक स्तर है, बच्चा जो है एक तो क्या देखा जाए, अगर क्लास 1 से 5 तक का बच्चा होता है, प्री स्कूल का बच्चे होते हैं, है ना, 6-7 साल के बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए एक टीचर के अंदर सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है धैर्य और दृढ़ता का होना। अगर टीचर के अंदर धैर्य नहीं है, अब भाई टीचर तो रोज़ पढ़ाएगा ABCD 1 2 3 टेबल जो है और दिस और दैट का यूज़, ए और एन का यूज़, वॉवेल का यूज़, कॉन्सोनेंट्स का यूज़, ये सब चीज़ें जब बताएगा और बच्चे जो है उसको समझेंगे नहीं, है ना, बात बात पे समझ ही नहीं, 4 बच्चे समझ रहे हैं 14 बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं,
तो इस तरीके से जब पढ़े तो बच्चा टीचर जो है झुंझुलाने लगेगा, गुस्साने लगेगा। तो ये चीज़ उसके अंदर नहीं होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की सिचुएशन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा धैर्य और दृढ़ता उसके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा आप जो है सोचिए मत। अगर आप जो है कई बार से जो है आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है या पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसा आप बिल्कुल भरोसा करके पढ़ते जाइए, है ना। मैं आपको मैं आपको जानबूझ करके ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं बहुत भयंकर भयंकर टाइप के क्वेश्चंस लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं बहुत भयंकर भयंकर इंटरनेट से किताबें खरीद करके जो है क्वेश्चंस दूं और आपको समझ में ना आए, वो क्वेश्चंस आपसे पूछा भी ना जाए, फिर भी ज़बरदस्ती आपको मैं पढ़ाऊं, तो इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बस वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मैं अगर आपको टॉपिक देता हूँ तो वही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश डैश की ओर जो है संकेत करती है। तो पाठ्य चर्चा जो होती है वो क्या होता है, वो एक ऐसा चीज़ होती है, वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम उसमें जो है फिक्स रहता है जो है पाठ्य चर्चा में, ताकि हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे अगले दिन। तो यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ना कि मूल्यांकन से लेना देना है, ना कि कक्षा में प्रयुक्त हो जाने वाली पाठ्य सामग्री है, ना फिर विषय वस्तु है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। आंसर है ए, 23 का ऑप्शन ए। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना की गई थी, तो वो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ज़्यादातर आलोचना के संबंध में ये क्वेश्चन कोलबर्ग के संबंध में पूछा जाता है कि कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस संदर्भ में की गई थी। तो मैंने कोलबर्ग के संबंध में पूरा एक प्रॉपर वीडियो दिया है। वो वीडियो अगर आपने से देखा है तो ये क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। तो देखिए, कोलबर्ग ने आलोचना जो सिद्धांत की गई थी वो इस बात की गई थी कि कोलबर्ग ने जो भी उदाहरण पेश किए थे, ठीक है, अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने में, उस उदाहरण में उन्होंने पुरुषों का ही एग्जाम्पल लिया, पुरुषों का ही सारा एग्जाम्पल पुरुष पर दिया, महिलाओं का जो है उन्होंने जो है एग्जाम्पल ही नहीं दिया। तो एक तरीके से इसको कहा गया कि जो है महिलाओं के जो है नैतिक समझ को इन्होंने महत्व ही नहीं दिया। पुरुषों के सब कुछ उन्होंने जो भी एग्जाम्पल दिया कि पुरुष ऐसा कर रहे होंगे, पुरुष ऐसा कर रहे होंगे, एक आदमी ऐसा कर रहा होगा, औरत, तो आदमी और औरत की सोचने की जो एबिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। एक व्यक्ति जो होता है, एक आदमी होता है, उसका नैतिक विकास का जो है थिंकिंग अलग होता है और औरत की अलग होता है, क्योंकि उन दोनों में ही ऑब्वियसली जो है ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर देखिए पुरुषों और महिलाओं का एग्जाम्पल वाला ये ऑप्शन ना है तो एक दूसरा ऑप्शन आ सकता है। देखिए, कोलबर्ग ने सांस्कृतिक पहलुओं को भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं रखा, महत्व तो नहीं दिया। मतलब उन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए सब पश्चिमी सभ्यताओं को ध्यान में रखकर एग्जाम्पल दिए। अब पश्चिमी अमेरिका के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है। उन्होंने जो है एशिया की कंट्री को ध्यान में नहीं रखा, भारत की कंट्री को ध्यान में नहीं रखा, वहाँ के सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा, है ना, सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान नहीं रखा, ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की नैतिक जो है तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इन्होंने एक तो पहली बात पुरुष और महिलाओं में जो है नैतिक तार्किकता में जो है महत्व नहीं दिया, उसके बाद इसके अलावा भी जो है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स इन्होंने पश्चिमी सभ्यताओं के ही लिए, पूर्वी सभ्यताओं से कोई इनका लेना देना नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां है, अभिकथन दिया गया है, अधिसंज्ञान रणनीतियों को पढ़ाने से छात्रों की समस्या सुलझाने के कौशल और स्व निर्देशित सीखने में काफ़ी सुधार हो सकता है। इसका कारण है कि अधिसंज्ञानात्मक केवल ज्ञान के आत्म मूल्यांकन से संबंधित है तथा इसमें सीखने की रणनीतियों का विनियमन शामिल नहीं है। तो सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कथन जो है ए सही है, लेकिन जो है कारण जो है इसका आर जो है रीज़न है वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ए सत्य है और केवल जो है आर असत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतः वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? मोस्ट जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है और बहुत जो है, तो इसका सबसे अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, ठीक है, इन चीज़ों में अंतर बहुत मुश्किल होता है। तो अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक जो बुद्धि होती है इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए
यहाँ पे इंट्रा लिखा हुआ है, तो ये इस चीज को इंग्लिश टर्म में जरूर याद कर लीजिएगा, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होता है, इंट्रा में मतलब होता है जो व्यक्ति खुद को मतलब खुद के जो है खुद को जानने का प्रयास करता है। तो स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान होना, ये होता है अंतः वैयक्तिक या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल बुद्धि। तो यहां पे इंट्रा जब शब्द आ जाए तो जो है खुद का जो है व्यक्ति स्वयं का आत्मनिरीक्षण करता है, स्वयं के लिए आत्मचिंतन करता है ना, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों की पहचान करने का प्रयास करता है, उसको सुधारने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जब शब्द आ जाए स्वयं के लिए, खुद के लिए आ जाए, है ना, चाहे इमोशंस हो, चाहे शारीरिक क्षमताओं की बात हो, चाहे इवैल्यूएशन हो, अपनी वैल्यू करना, अपनी जो है मूल्यांकन करना, तो ये चीज़ें स्वयं के लिए हो तो अंतः वैयक्तिक या अंतरा वैयक्तिक। इसको इंग्लिश में ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही टर्म जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेगा, इंट्रा शब्द याद रखिएगा। अब अगर शब्द आ जाए इंटर शब्द आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए अंत वैयक्तिक, मैं फिर से कह रहा हूं ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है कई बच्चों को, अंत वैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, अंत वैयक्तिक बुद्धि, या फिर एक और शब्द आ जाए अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, जैसे कहते हैं इंटर आपने कई बार सुना होगा, इंटर कॉलेज मैच हो रहा है। इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो है दो लोगों के बीच में एक तरीके से जो है कह दीजिए कि जो है दो लोगों के बीच में कंपेयर करना। तो एक व्यक्ति जो है दूसरे के लिए वही जटिल भावनाओं और क्षमता और कमजोरियों के ज्ञान का जो है उसके अंदर हो, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की क्षमता हो, दूसरे व्यक्ति के जो है इमोशंस को समझने की क्षमता हो, दूसरे व्यक्ति को कमजोरियों को जानने की उसके अंदर क्षमता हो, ताकत को पहचानने की क्षमता हो, उसका जो है निरीक्षण करने की क्षमता हो। तो ये जो होता है ये यहाँ पे स्वयं होता है, उसमें दूसरे व्यक्ति का होता है। तो या दो या अधिक व्यक्तियों का जो है इस तरीके से जो है क्षमताओं और इनकी कमजोरियों का ज्ञान ज्ञात करना, जानना, तो वो होता है अंत वैयक्तिक। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। अब सीखने के नियम 3 दिए थे, ये पहले ही बता दिया है, तो हमको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। 3 नियम क्या दिया था, एक तो तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम, दूसरा जो है अभ्यास का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा जो है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये तीनों जो है, तत्परता मतलब किसी चीज में रुचि, इंटरेस्ट दिखा के, उस कार्य में तत्परता दिखा करके आप बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। निरंतर अभ्यास से, दिन प्रतिदिन अभ्यास से हम जो है कार्य को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। किसी के प्रभाव में आकर के, किसी व्यक्ति के संपर्क में आके, जैसे टीचर के प्रभाव में आकर के, टीचर के द्वारा उससे जो है हम ज्ञान अर्जित करके हम जो है सीख सकते हैं। तो ये सीखने के इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे, थॉर्नडाइक का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। तो देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या करना होना है, तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत जो है शिक्षार्थी की उपाधि दे देना है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो है तरीकों का यूज करना, यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाओं में शामिल नहीं है, वो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है, अभ्यास जो है शामिल नहीं है, बाकी की 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। तो देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, 2 टाइप की स्किल्स होती हैं, एक तो ये ग्रॉस हो गया, ये एक फाइन मोटर हो गया। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है वो है बड़ी मसल्स का प्रयोग करना,
और फाइन मोटर स्किल्स हो जाता है ये है छोटी मसल्स का प्रयोग करना, ठीक है, छोटी मांसपेशियों का जो है यूज़ करना। तो मसल्स बोल रहे हैं तो मांसपेशियाँ ही हो गई ना। तो बड़ी मसल्स क्या होती हैं? दौड़ना, हाथ चलाना, बॉलिंग करना, साइकिल चलाना, है ना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, इस तरीके से जो है पूरे, जिसमें पूरा शरीर एक्टिव हो जाए आपका, एक या पूरा एक एक जो है शरीर का कोई एक हिस्सा जो है पूरा एक्टिवेट हो। जैसे बॉल फेंक रहे हैं तो बॉल में हाथ भी एक्टिवेट है, आंखें भी एक्टिवेट है, गला भी एक्टिवेट है, शरीर भी एक्टिवेट है, मुंडी भी एक्टिवेट है ना, फिंगर्स भी एक्टिवेट है, हाथ का रोटेशन भी एक्टिवेट, सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस मोटर बड़ी मसल्स हैं, वो दौड़ना, उंगली हिलाना ये छोटी मसल है जिसे कहते हैं फाइन मसल, आंखों की पलकें हिलाना वो छोटी है, लिखना देखिए वो भी एक छोटी मसल्स होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखना में जो है बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, लिखना छोटी मसल है ना कि जो दौड़ना जो है यहाँ पे बड़ी मसल है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो थे वो सभी समाप्त होते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई जो है अगर आपको जो है कोई बात कहनी है सीटेट के संबंध में तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, 10 लाइक्स का टारगेट है मात्र, क्योंकि लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं, यूज़फुल वीडियो है। मैं फिर से कहूँगा जो नए हैं वो चीज़ें हो सकता है बच्चे ना समझ पा रहे हो कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से कहूँगा आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करिए, यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादा अपने दिमाग को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करिए। पढ़ाने के लिए बहुत सारा कुछ जो है इंटरनेट में अवेलेबल है, आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको उसका जो है मिल जाए नोटिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।